नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनआई एक्ट। ये एनआई एक्ट बहुत सारे स्टेट में आता है, लाइक छत्तीसगढ़ में भी आता है, एमपी में आता है, बिहार में भी आता है, ठीक है, दिल्ली में भी आता है, तो काफ़ी सारे स्टेट में आता है। और कुछ स्टेट में एनआई एक्ट तो आता है, लेकिन सिर्फ चैप्टर उसका एक क्या आता है, चैप्टर 17। ये गुजरात में भी आता है, ये लोअर जुडिशरी में भी आता है, हायर जुडिशरी में आता है। थोड़ा सा क्लिष्ट है। अगर मैं चैप्टर 17 की बात करूँ ना, तो बहुत ईजी है, क्योंकि चैप्टर 17 सिर्फ क्रिमिनल है, और जो चीज़ क्रिमिनल होती है वो जल्दी समझ में आती है। लेकिन जो सिविल का पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा ना उनका ना क्लिष्ट होता है। और फिर हम पढ़ भी कहाँ रहे, हम पढ़ रहे 1881 का। और जब 1881 की बात करें तो बहुत पुरानी बात है, हम तो पता नहीं तीसरा चौथा जन्म लेके आए हैं, ये भी हमें आइडिया नहीं है। तो इतना पुराना जब एक्ट पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ होगी, पर हम इस एक्ट को इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे काम आ सके। क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है ये रेगुलर क्लास के साथ हो रही है, इसमें ऑनलाइन क्लास में बच्चे बैठे हैं, ऑफलाइन क्लास में बच्चे बैठे हैं, और साथ में इसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तो हम लोग क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, तो एक छोटा सा ओवरव्यू यूट्यूब पर भी डाला जा रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट का नाम है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। द प्रक्राम्य अधिनियम कहते हैं इसको, प्रक्राम्य अधिनियम 1881 है। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, एक वर्ड आया यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट। जब इस इंस्ट्रूमेंट वर्ड की हम बात करते हैं, तो अगर ओनली इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसका क्या मतलब होता है। ये इंस्ट्रूमेंट, ओनली इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें तो ये ओनली इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को एक लाइबिलिटी देती है। इसको हिंदी में बोलते हैं लिखत। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? लिखत। तो इंस्ट्रूमेंट वो चीज होती है जो आपको कोई राइट देती है या आपसे कोई राइट छीनती है। तो इस इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर एक स्टेम एक्ट है, तो राजस्थान स्टेम एक्ट में जो है ओनली इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन दी गई है। और यहाँ पे जो नाम है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे क्या नाम दिया गया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसको शॉर्ट में हम एनआई एक्ट कहते हैं। तो ओनली इंस्ट्रूमेंट रिटर्न जो भी चीजें होती है, और जब वो नेगोशिएबल बन जाती है तो वहां पे सिर्फ 3 चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो किल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है, टेस्टामेंट्री, नॉन टेस्टामेंट्री, किसी भी रूप में वो ले सकते हैं। टीपी एक्ट में भी हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन इंस्ट्रूमेंट की, तो वहाँ नॉन टेस्टामेंट्री की बात करता है। लेकिन जैसे इसके साथ एन जुड़ जाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये फिर 3 चीजों को अपने साथ कवर करती है। तो इस पूरे कानून में आप 3 चीजें पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, आप पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट, और आप पढ़ेंगे चेक। तो इसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी। जब आप बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की, तो इसकी डेफिनेशन आप लिमिटेशन एक्ट में पढ़ते हैं। जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट में। तो प्रोमिसरी नोट दे रखा है 2K में। कहाँ दे रखा है लिमिटेशन के? 2K। तो ये आता है आपके प्रोमिसरी नोट 2K लिमिटेशन एक्ट में। और बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये भी आपके लिमिटेशन के अंदर आता है, जो बात करता है बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या इंक्लूड है। जब आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या इंक्लूड है, तो आप देखना वहां पे 3 चीजें, वहां 2 चीजें लिखी होती है, हुंडी और चेक। अब देखो यहाँ पे सवाल आता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या इंक्लूड है। क्या क्वेश्चन आया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या इंक्लूड है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें आती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। लेकिन जब आप लिमिटेशन एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो वहां जाके आप नोट करेंगे कि वहां पे क्या क्या आता है। तो बोलता है वहां पे जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में हुंडी आती है और चेक आता है। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि मैम ये हुंडी और चेक क्या होता है। तो चेक तो आप सबको पता है कि चेक जो है आप किसी को देते हैं वो चेक है, लेकिन हुंडी क्या होती है? हुंडी को हम लोग हवाला भी बोलते हैं। पहले जमाने में क्या होता था बेटा, ये एटीएम तो हुआ नहीं करते थे, है ना। अब बंदा अपना पॉकेट भर के अगर पैसे लेके जाए तो डाकू आ जाते थे, डाकू आके चोरी करके ले जाते। तो फिर क्या होता, तो कहता तो उस देश में जा, मतलब उस शहर में जा, मेरा एक बंदा वहाँ बैठा है, वो पन्ने पे लिख के भी दे देता है कि भाई इसको इतने पैसे दे देना। क्योंकि पहले फोन वोन भी नहीं होते थे इतने, तो हवाला कहते ना, हवाला देना। तो कहीं और से जो पैसे आपको मिल जाते थे, दैट इज कॉल्ड हवाला। ये एक रूटीन परंपरा थी, ये कस्टम था। और जो चीज कस्टम होती है, और कस्टम जो हमारे लॉ के फेवर के होते हैं, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होते, जो रूल या लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, तो वो भी लॉ का रूप धारण कर लेती हैं। तो जो हुंडी यानी हवाला है वो भी एक लॉ का रूप धारण है, लेकिन कानून में कहीं पर भी वो डिफाइन नहीं है। ठीक हुंडी का ही एक्सटेंड है बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर उसमें 2 लोग एक्स्ट्रा, 3 लोगों के द्वारा उसमें साइन किए जाते हैं, मतलब उसमें 3 पार्टी होती है। एक होता है प्रोमिसरी नोट, मैं आपको देती हूँ, इसमें 2 पार्टी होती है। और एक होता है चेक। चेक से हम सब अवेयर है, क्योंकि हम सब के पर्स में चेक बुक रहती है, इसलिए चेक से हम सब अवेयर हैं। तो इस 3 चीजों को लेकर हम इस कानून की चर्चा करते हैं। फिर ये इसमें टोटल कितने चैप्टर है? 17। तो जो 17वां चैप्टर है इसका, वो क्रिमिनल नेचर का है, बाकी सारा सिविल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब चेक डिसऑनर होगा तो सीआरपीसी फॉलो की जाएगी।
ठीक है। लेकिन जब आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और जब आपका प्रोमिसरी नोट डिसऑनर होगा तो सीपीसी को फॉलो किया जाएगा। और सीपीसी में इसके बारे में कहाँ पढ़ते हैं? सीपीसी में इसके बारे में पढ़ते हैं अपन ऑर्डर नंबर 37 में। ऑर्डर नंबर 37 कहते हैं समरी प्रोसीजर, और कहता है कि जब कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर आपका जो प्रोमिसरी नोट जो है डिसऑनर होता है तो उसके लिए एक समरी प्रोसीजर किया जाता है, जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसका प्रोसीजर सीपीसी में मिलेगा हमें इन दोनों का प्रोसीजर कहाँ मिलेगा? सीपीसी में। और सीपीसी में कहाँ मिलेगा? ऑर्डर नंबर 37 में। और ये जो हमारे चेक वाला है ये इस पे ऊपर क्या अप्लाई होगा? सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो इसका मतलब इस एक्ट में दोनों हैं, सिविल नेचर भी है और क्रिमिनल नेचर भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर टोटल कितने सेक्शन है? 148। पहले इसमें 147 ही था, फिर अमेंडमेंट हो गया, अब एक सेक्शन और बढ़ गया, दैट इज 148। फिर इसका एक्सटेंड कमेंसमेंट कब हुआ? 1 मार्च को, यानी हमारे पास आ जाता है एक मार्च अपने आप में बड़ा खतरनाक होते हैं। हर फाइनेंशियल चीज़ों को देखो तो मार्च एंडिंग में ये करना होता है, तो मार्च अपने नाम से ही काफ़ी फेमस हो जाता है। मार्च में बोर्ड के एग्जाम होते थे, हमारे कॉलेज के एग्जाम भी मार्च में होते थे, तो मार्च आपको याद रहेगा। तो 1 मार्च 1882। फिर इसमें सिग्नेचर कब हुए थे? 9 दिसंबर 1881। हुआ क्या बेटा कि पहले हमें सिर्फ जो है कमेंसमेंट डेट पूछी जाती थी, लेकिन अब तो कमेंसमेंट के साथ साथ हमें क्या पूछा जाने लग गया? हमें सिग्नेचर डेट भी पूछी जाने लग गई है, जो 9 दिसंबर 1881 है। उसका एक्सटेंड कहाँ है? पूरे इंडिया में। कहाँ पर? पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जैसा सबका है वैसा इसका भी है। क्या कहा? जैसे सबका है वैसा इसका है, वही प्रीलिमिनरी। तो चैप्टर 1 कहता है मैं तो प्रीलिमिनरी हूँ। कहाँ से कहाँ तक हूँ मैं? चैप्टर 1 कहता है मैं सेक्शन 1, 2 का 3 हूँ। तो पहला आया आपका प्रीलिमिनरी, सेक्शन नंबर 1, 2 का 3। देन आता किसकी बात हो रही है यहाँ पे? 3 चीजों की, कब से मैं बोल रही हूँ, वही 3 चीजें, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक 4 to 25। बताएंगे चेक कैसा होता है, ब्लैंक चेक क्या होता है, निरंक पृष्ठांकन क्या होता है, फिर आता है अधिशुत चेक क्या होता है, आधा भरा आधा खाली क्या होता है, इंडोर्समेंट कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कुछ आए ना आए कानून का जो नाम है उसकी डेफिनेशन का है वो पता होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 13 में दी गई है। तो आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक 4 to 25। अब ये सब आ गए तो इनके लिए कौन लाने पड़ेंगे? इनकी पार्टीज भी। तो आए पक्षकार, कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन नंबर 26 से 45A। तो पहला प्रीलिमिनरी आता है, फिर आपके तीनों चीजें आ जाती हैं, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट आ जाते हैं, फिर उनकी पार्टीज भी आ जाती है। पार्टीज आती है तो क्या करती है? नेगोशिएशन करती है, प्रक्रिया बनाती हैं। कैसे नेगोशिएट करेंगे इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 46 से 60 तक। और देन आप जाते हो उसके प्रेजेंटमेंट करते हो, किसके सामने? जिसने आपको दिया, जिसके पास जाकर हमें देना है। जैसा कि बैंक है तो बैंक के सामने जाके हम प्रेजेंटमेंट करते हैं चेक का। यदि हमें किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया तो किसके नाम का दिया, उसके पास जाके हमें प्रेजेंटमेंट करना है। तो हम पढ़ेंगे 61 से 77। हिंदी में देखो क्या लिखा? उपस्थापन। पता नहीं क्या होता है उपस्थापन, प्रेजेंटमेंट तो फिर भी समझ में आता है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्रीलिमिनरी आता है, 2 में तीनों चीजें आती है, 3 में पार्टीज आती हैं, और 4 के अंदर वो हमें बताता है नेगोशिएशन करना, और 5 में कहता है प्रेजेंटमेंट करेंगे। प्रेजेंटमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें आपको देना है पेमेंट और उसका देना है हमें इंटरेस्ट। तो पेमेंट और इंटरेस्ट देने के लिए प्रेजेंट तो करना पड़ेगा 78 से 81 तक। और जैसे ही आप मुझे मेरा पेमेंट और मेरा इंटरेस्ट दे दोगे वैसे ही आपकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। तो अगला चैप्टर कहता है डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी 82 से 90 तक। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, 1, 2 का 3 हूँ। दूसरा कहता है तीनों चीजों को बुलाओ, जो बात करता है 4 से लेकर 25 तक। फिर उनकी पार्टीज आती है 26 से लगाकर 45A तक। देन नेगोशिएशन करती है 46 से 60 तक। नेगोशिएशन करने के लिए प्रेजेंटमेंट करता है 61 से 77 तक। और प्रेजेंटमेंट क्यों करते हैं? ताकि पेमेंट और आपका इंटरेस्ट दिया जा सके, जो बात करता है 78 से 81। इस इंटरेस्ट या ब्याज को देख के लगता है सीपीसी में कहीं पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ते हैं सीपीसी में? सेक्शन 34 में। और देन आता है चैप्टर 7, जैसे तुम मुझे मेरा पेमेंट करोगे, जैसे तुम मेरा इंटरेस्ट दे दोगे, वैसे क्या हो जाएगा? तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म, यानी तुम अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाओगे। अपने सामने ना जब भी डिस्चार्ज वर्ड आता ना तो अपन को सीआरपीसी याद आती है ना। सीआरपीसी में एक्विटल, डिस्चार्ज और तीसरा कन्विक्शन, उन्मोचन, दोष मुक्ति, दोष सिद्धि, ये वही डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज सिविल में भी होता है, डिस्चार्ज क्रिमिनल में भी होता है। देन आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 कहता है नोटिस फॉर डिसऑनर। जैसे ही आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और आपका प्रोमिसरी नोट, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट डिसऑनर होता है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि चेक डिसऑनर यहां पर होता है। इन दोनों को अलग अलग कर रखा है।
क्योंकि जैसा कि मैंने कहा चेक का लगे, तो चेक का डिसऑनर यहाँ पे दिया गया है और बिल ऑफ एक्सचेंज जो प्रोमिसरी नोट भी डिसऑनर होते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 91 से 98, तभी तो अपना सीपीसी ऑर्डर 37 अप्लाई होता है, नहीं तो कहाँ से अप्लाई होगा, है ना। फिर उसके बाद आपको नोटिस दिया हमने, और तो जैसे नोटिस दिया आपने उसको प्रोटेस्ट किया, अपना भी तो आपने क्या किया, डिफेंस पेश किया। तो कैसे करोगे? टिप्पण और साक्ष्य देना, सबूत लाना पड़ेगा, सब डिसऑनर हो गए हो, नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, वहां से वेरीफाई कराना पड़ेगा, सील लगवानी पड़ेगी, वो सारा प्रोसीजर जो होता है उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट करना। 99 से 1048 तक ये सब आपको कब करना पड़ेगा? जैसे ये डिसऑनर हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा? एक टाइम तो होगा ना, इतने दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा। वो टाइम क्या है? रीजनेबल टाइम। जबकि चेक के अंदर देखना दे रखा है वहां पे 30 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, यहाँ पे लिख दिया रीजनेबल टाइम। ठीक है, कहां से कहां तक? 105 से 107 तक। जैसे अपने रीजनेबल टाइम में गए तो फाइनली आपको एक्सेप्टेंस करेंगे, आपकी जो आप नोटिस लेकर उसको एक्सेप्टेंस करेंगे। एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट फॉर ऑनर एंड रेफरेंस इन केस ऑफ नीड। तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, हो गया, तुम पेमेंट देने के लिए तैयार हो, हम एक्शन नहीं लेंगे, जब जब मुझे जरूरत होगी तो हमारा पेमेंट कर देना। 108 से 116, 8 दूनी 16, ये देखो 8 से स्टार्ट हुआ, 16 गया। जब तुम पेमेंट करने आते हो, क्योंकि डिसऑनर हुआ उसके बाद तुम पेमेंट करने आते हो, तो मैं तुमसे क्या डिमांड करूंगी? क्योंकि आफ्टर डिसऑनर तुम पेमेंट करोगे तो मैं कंपनसेशन तो लूंगी, ऐसे कैसे माफ कर दूं? तो अगला कहता है कंपनसेशन। एक ही सेक्शन है 117, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन प्री का यहाँ से बनता ही बनता है। देन आता है स्पेशल रूल फॉर एविडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम तो पढ़ ही रहे कानून, और कानून में जब भी कोई चीज डिसऑनर होती है, किसी तरह का कोई भी डैमेजेस होता है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए होते हैं एविडेंस। कहां से कहां तक? 118 से 122। और जब आप एविडेंस पेश करते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रॉस चेक। वैसे तो क्रॉस चेक वो है चेक को क्रॉस करना, पर एक याद करने का क्रॉस चेक आ जाता है हमारे पास 123 से 131A तक। तो क्या कहा? चैप्टर नंबर 8 में आपको नोटिस दिया डिसऑनर होने पर। चैप्टर नंबर 9 में हमने आपको नोटिस दिया, तो आपने उस नोटिस को प्रोटेस्ट कराया। चैप्टर नंबर 10 के अंदर रीजनेबल टाइम में आप आए। 11 में आपने कहा चलो मैं आपको पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, जब भी आपकी नीड होगी। तो 12 में आपने कहा कि मुझे कंपनसेशन दे दो। 13 में कहा कि एविडेंस दिखाओ, कंपनसेशन कितना कैसे दिया जाएगा। और 14 कहता पहले क्रॉस चेक करके तो देखे एक बार, ठीक है। जैसे आपने क्रॉस चेक किया तो 15 कहता बिल इन सेट्स, बहुत सारे बिल आ गए आपके पास। सेट्स मतलब बहुत सारे वर्ग में आ गए, और बहुत सारे सेट समझ गए, 2 सेट्स दे, 2-3 सेट, मोर देन 1 जो बंचेज होते हैं आपके। तो बिल ऑफ सेट्स आ गए 132 से 133। और इन सबको देखने के लिए, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा एक्ट है जो इंडिया में भी अब अप्लाई होता है, आउट ऑफ इंडिया के साथ भी आप जो क्या बोलते हैं प्रोसीडिंग करते हो तो वहां पर भी अप्लाई हो जाता है। तो कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें चीजें देखनी होगी, क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इंटरनेशनल लॉ को भी इसके ऊपर देखा जाएगा, किस तरह से हम वहां इसको क्या करते हैं, एनफोर्स करवा सकते हैं। 134 से 137। और देन आता लास्ट चैप्टर 17, जिसको आप सब लोग जानते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक। क्योंकि कोर्ट में 99% वकालत लोग इसी की करते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट के अंदर 10, 11, 12, 13, 14 कोर्ट्स के खुले हुए हैं। जितने भी नए जजेस बन रहे हैं वो सब NI1, NI2, NI3, NI4 में चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसीडिंग सुनता है वो होता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये भरे पड़े हैं। अभी हमारे जोधपुर की बात करूँ तो आज के दिन 12 NI कोर्ट हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी बढ़ जाए, क्योंकि कंपनियों के आए दिन चेक को लेकर काफी सारा हंगामा चलता रहता है। तो चैप्टर 17 कहता है डिसऑनर ऑफ चेक्स। तो कभी भी हम कोई भी कानून पढ़ते हैं तो उसका चैप्टराइजेशन याद करना इसलिए जरूरी होता है, वो इजी कर देता है। ऐसे देखो इसमें 3-4 ऐसे चैप्टर है जो पता ही नहीं चलता क्या है, लेकिन एटलीस्ट इस चैप्टराइजेशन से आपको उस एक्ट को याद करने की एक कैपेसिटी मिलती है और उसको समझने की। क्योंकि हम सब बड़े बच्चे, जब हमारे सामने एक कोई भी अगर हेडिंग आ जाती है तो उसको देख के हम एलोब्रेट कर सकते हैं इसका मीनिंग क्या है ना। तो जब भी आप कुछ पढ़ाई करो तो ये आपके पास होना ही होना चाहिए, आप इसको बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। फिर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, एक एक सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, साथ में उसकी रीडिंग करेंगे। क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट है तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, हम पढ़ेंगे सारा, क्योंकि हम पूरा पढ़ेंगे ना तो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम बनते हैं वही समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए हम रीडिंग साहब की करेंगे। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस भी चलाती हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चलाती हैं। आप जोधपुर राजस्थान आके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप घर बैठ के भी हमसे पढ़ सकते हैं। घर की जो क्लास ऑनलाइन वो भी 2 वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। और हाँ, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन की फीस सेम है, क्योंकि सब्जेक्ट भी सेम है, पढ़ाती भी सेम हूँ, और दोनों ही बच्चा जज बनना चाहता है, तो फिर फीस में डिफरेंस क्यों। तो इसलिए दोनों की फीस भी सेम है। आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए क्लासेस के बारे में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इसमें मेरे नंबर लिखे हुए। आज के लिए धन्यवाद।